10 till 20 mg की रेंज में फॉल कर रहा है। आपके पास यहाँ पर है 1000 ml प्लस 50 ml पर kg फॉर ईच kg ग्रेटर देन 10 kg। वैल्यूज हमने पुट की 40 ml पर आवर प्लस 2 ml पर kg पर आवर फॉर ईच kg ग्रेटर देन 10 kg। ये हमने आर वाली कैलकुलेशन की है। वैल्यूज पुट की फर्स्ट वाले हॉलीडे सेकंड मेथड में 1000 प्लस ब्रैकेट में 50 और 14 kg है, तो 4 kg ग्रेटर देन 10 kg है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1200 ml पर डे वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इसको हम 24 आवर्स में देना चाहें तो डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे, पर आवर की कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर हम आर्ली फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो 40 ml प्लस 2 into 4 इज इक्वल्स टू 48 एंड 48 फॉर 24 आवर्स ऑलमोस्ट वैल्यूज अगर आप 24 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वैल्यूज आगे पीछे मिक्स सेम ही होती है। सबको ये क्लियर है? हेलो, यस मैम। क्लियर है? ये कैलकुलेट कर पाएंगे आप लोग अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आपके सामने आती है? मैम ये 4 कहाँ से है ये तो बता। 14 है ना, बच्चे का वेट है 14 kg, तो 4 इज ग्रेटर देन 10 kg ना, इसलिए 4 का फैक्टर लगेगा। अगर 15 होगा तो 5 लगेगा, 16 है तो 6 लगेगा। क्लियर है? ये देखिए इसमें मेंशन है ना यहाँ पे 1000 ml प्लस 50 ml पर kg ईच kg ग्रेटर देन 10 kg। 25 तक कर दो। और कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? ओके, नाउ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स जो कि हम पढ़ रहे डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शंस पे देखते हैं। 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू 5 ml, जो आपने रिप्लाई किया था बिल्कुल सही था। 1 टेबलस्पून इज इक्वल्स टू 15 ml। 1 आउंस इज इक्वल्स टू 30 ml। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोग्राम। अक्सर कैप्सूल्स या उसकी पाउडर्स की कैलकुलेशन में माइक्रोग्राम्स में कैलकुलेशन होती है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि हम माइक्रोग्राम्स में किस तरह कैलकुलेट करेंगे। एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। अब कैन यू प्रिडिक्ट हाउ मेनी mls in 4 teaspoon? 20 ml. Okay. 20 ml। ठीक है, 20 ml। ये जो ml के साथ सीसी लिखा है इसका क्या मतलब है ये तो बता। क्या कह रहे हैं मैम? ये जो आपने लिखा हुआ ना आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही। मैम सीसी का क्या मतलब है जो आपने मेंशन किया? और डोला नुस्खा वो और डोला ना सिंश्रोता नहीं पूछी पर सीसी आप कंसीडर कर सकते हो। व्हाट इज सीसी? ओके, बेसिकली अगर आप किसी सिरिंज से फुल फिल कर रहे हैं तो एक सिरिंज में 5 ml अगर आपने कंसीडर किया है तो वो 1 टीस्पून के इक्वल हो जाएगा। दिस इज सीसी। पर सीसी मतलब आप पर जो भी पर डोज दे रहे हैं। क्लियर है ये? हाँ जी मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम डोजेस कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। जब हम सिरप्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं या सिरप की डोजेस डिस्पेंस कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है पैरासिटामोल की। पैरासिटामोल की डोज कितनी होती है? कोई आप लोग डोजेस कहाँ से चेक करते हैं पहले ये मुझे बताएं, क्योंकि डोजेस अगर याद हैं तो दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज याद नहीं है तो screen is not visible to all. नो विजिबल है। विजिबल है, ओके। अब्दुल हुसैन इज सेइंग मेडस्केप। ओके ठीक है, मेडस्केप से भी आप चेक कर सकते हैं, आप माइक्रोमेडिक्स से चेक कर सकते हैं, आप अप टू डेट से चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो डोजेस मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है क्योंकि आप ये चेक कर सकते हैं। बेसिकली कैलकुलेट करना है आपने डोजेस को अकॉर्डिंग टू द वेट एंड अकॉर्डिंग टू द ml। आई गेस किसी का माइक अनम्यूट है, इसकी वजह से बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। जाहिब खान, आई गेस आपका माइक अनम्यूट है, काइंडली आप अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। रेडियो पुलिस था ओके, नाउ हमारे पास एग्जांपल है पैरासिटामोल की। पैरासिटामोल की डोज है 10 till 15 mg पर kg पर डोज क्यू 6 आवर्ली। टोटल पर डे हो गई 75 mg per kg per day. This means we can use a dose of at least 10 and maximum of 15. अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन क्या है। In this example, we will use 15 mg dose in a child weighing 12 kg. ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसे बच्चे की है जिसका वेट है 12 kg और हमें उसके लिए पैरासिटामोल की डोज कैलकुलेट करनी है। आप लोग कैलकुलेट करिए, साथ साथ ये कैलकुलेशंस ठीक हुई भी है नहीं हुई भी है। डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑफ पेशेंट मल्टीप्लाई बाय द डोज ऑफ ड्रग, 12 into 15, 180 mg. क्लियर है ये सबको? किसी और की डोजेस दी जाए तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग? ठीक है, फिर हम आगे और भी डोजेस कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास आंसर आ गया है 180 mg। अब हम एक पेशेंट की मदर को कैसे समझाएंगे कि डोज 180 mg देनी है? क्योंकि हमें डोजेस तो उसको सिरप फॉर्म में देनी है। अब हमारे पास पैनाडोल के सिरप्स अवेलेबल हैं दो फॉर्म में। एक हमारे पास आता है कैलपॉल सिरप और एक आता है पैरासिटामोल। और भी डिफरेंट है, मैंने सिर्फ दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, अब हमें इन सिरप्स में से एमएल कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमें सिरप की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि सिरप की स्ट्रेंथ क्या है। जो हमारे पास कैलपॉल है दैट इज 120 mg पर 5 ml एंड जो कैलपॉल 6+ है दैट इज 250 mg पर 5 ml। कैलकुलेट करें डोजेस 180 mg अगर हमें देना है तो कितने ml देंगे? हेलो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट कि जिसने अपने एक्स्ट्रा माइक्स खोले हैं वो प्लीज बंद कर दें अपने माइक्स, काफी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। म्यूट कर दें, बहुत टाइम से हमें समझ भी नहीं आ रही। आई गेस जाहिब कोई है, उनका माइक ऑन है। मैं देखती हूँ बस एक मिनट। ओके, बाकी आप लोग सब डोजेस कैलकुलेट करिए, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। डोजेस के काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं। 7.5 ml अगर हम देंगे पैरासिटामोल प्लेन कैलपॉल के, और वही चीज अगर हमारे पास पैनाडोल प्लेन नहीं है, कैलपॉल 6+ अवेलेबल है, तो हम उसके 3.6 ml देंगे। अब इसका एक सिनेरियो आपके पास, कभी कभी आप फार्मेसी पे खड़े होते हैं, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है पैनाडोल प्लेन की,
लेकिन आपके पास फार्मेसी में कैलपॉल प्लेन अवेलेबल नहीं होता और आपके पास कैलपॉल 6+ होता है, तो क्या हम दे सकते हैं कैलपॉल प्लेन की जगह कैलपॉल 6+? डोज मैनेज करके। बिल्कुल, डोज मैनेज करके देंगे। यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल लगाने का मकसद ही यही था कि आपको पता होना चाहिए कि डोजेस मैनेज करके आप ऑल्टरनेट्स दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लेन कैलपॉल की डोज है जो कि 7.5 ml है, तो वो कैलपॉल 6+ में क्या हो जाएगी, 3.6 ml हो जाएगी। बेसिकली आपको डोज कैलकुलेट करना आना चाहिए और जो पेशेंट के पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस करना आना चाहिए कि दोनों दवाएं सेम है, सिर्फ कंसंट्रेशन का फर्क है और इस कंसंट्रेशन के फर्क से डोज आपको कम करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलपॉल 6+ की जगह भी आप कैलपॉल प्लेन दे सकते हैं और कैलपॉल प्लेन की जगह भी कैलपॉल 6+ दे सकते हैं। मैम ये चीज- बट एक चीज पूछनी थी, जी बिल्कुल। और जैसे कि इसमें मेंशन है 7.5 ml, हमने तो चला डोज के अकॉर्डिंग निकाल लिया, तो पेशेंट के जो पेरेंट्स होते हैं तो हम उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करें कि आपको 7.5 ml, तो वो तो टीस्पून या टेबल स्पून के अकॉर्डिंग लेते हैं ना। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर सिर्फ टीस्पून टेबल स्पून लिख देते हैं, लेकिन जब हम फार्मेसी पे खड़े हैं तो हमें ये बात मेक श्योर करनी है कि हम उन्हें एमएल में डोजेस बताएं, क्योंकि अब घरों में कौन सा टीस्पून यूज हो रहा है, कौन सा टेबल स्पून यूज हो रहा है, आपको नहीं पता कि वो आइदर 5 ml का है भी या नहीं है, वो 15 ml का है भी या नहीं है। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है, आप उनसे कहें कि आप सिरिंज से फिल कर लें। एमएल्स में डोजेस हमारा काम है बताना, क्योंकि अगर हम उनको टीस्पून और टेबल स्पून हम भी यही बताते रहेंगे तो फिर कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा। आप अपने घर में भी देखेंगे तो आपको डिफरेंट साइजेस के टीस्पून और टेबल स्पून नजर आ रहे होंगे जो कि एग्जैक्टली 5 ml के होते भी नहीं है। बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि एक क्लीशे बन गया है कि आप टीस्पून यूज कर लें। तो अंडरस्टूड है कि आपने 5 ml यूज करना है, लेकिन आप टीस्पून से 5 ml यूज ना करें। वी रिकमेंड कि आप किसी मेजरिंग स्पून से, मेजरिंग कप से, अब तो स्पून भी ऐसी आती हैं जिसपे मेजरिंग लाइंस बनी हुई होती है एंटीबायोटिक्स में, जो बच्चों के सिरप्स अवेलेबल होते हैं, तो उस पर आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपने घर का टी या टेबल स्पून यूज ना करें, या आप फार्मेसी पे खड़े होकर पेशेंट को काउंसिल करें। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। और मुझे बताएं कि इन दोनों सिरप्स में कोई कंफ्यूजन है ऑल्टरनेट्स देने में, या कोई क्वेश्चन है आपका किसी का? क्योंकि अगर आप अभी ऑन साइट फार्मेसी पे जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शंस, मल्टीपल ब्रांड्स लिखते हैं और हर ब्रांड की अपनी कंसंट्रेशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने जो ब्रांड लिखा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है और आपके पास जो सिरप अवेलेबल है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि आप डोज उसी से कैलकुलेट करेंगे और पेशेंट को मैम फिर आपने काउंसिल करना। मैम सीसी और एमएल में डिफरेंस बता दें कि किस तरह उसको कहेंगे मेजर्स वाला। सीसी एमएल में तो कोई ऐसे, सीसी में क्या डिफरेंस, सीसी में कैसे लिखा हुआ होता है? अगर एक डोज 1 ml है तो वो 1 cc में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो सीसी कितना दिया जाएगा? बेसिकली आप सिरिंज देखेंगे ना तो सिरिंज पे 1 ml की मार्किंग होती है। सीसी आप कैसे देंगे? 1 सिरिंज है उसमें आप 1 ml फिल करके दे सकते हैं, 1 सीसी कैसे देंगे? 1 सीसी अगर आप इंसुलिन सिरिंज कहें तो वो भी 1 ml की होती है। मैम ये बताया अगर जाता है हमारे पास सिरिंज ना हो, अगर हम उसको स्पून्स में कन्वर्ट करें, भाई कहें कि स्पून्स हमारे पास अवेलेबल है, सिरिंज अवेलेबल नहीं है, तो तो स्पून आपको कैसे उसको पता चलेगा आपके स्पून में कितने ml है? सबसे बड़ा हाँ मेजर क्वेश्चन यही है ना कि आपने लेमैन को यही तो बताना है कि स्पून के कोई mls कंफर्म नहीं है कि ये वाकई 3.5 ml है या वाकई 5 ml है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि आप मेजरिंग ग्लास, मेजरिंग कप लें या मेजरिंग सिरिंज लें या मेजरिंग स्पून लें जिसपे मेजर मेंशन हो। बगैर मेजर के कोई भी स्पून अगर आप ले रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो 5 ml है या वो 6 ml है। मैं क्लियर हूँ आपके मेरा समझाने में? क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, सॉरी मैम, क्योंकि ना नहीं, आप मैं दोबारा ये हाँ मैं मैथमेटिकली पूछ रही हूँ कि जैसे कोई चीज किसी के इक्वल होते हैं तो वो 1 cc कितने ml इज इक्वल होता है? देखिए सीसी कोई ऐसा यूनिट नहीं है ना कि आप कह सके कि कोई किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल है या कितने ग्राम में कितने, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 ml अगर हम, जैसे मैं अपनी पिछली स्लाइड आपको दिखाती हूँ, उस पर मैंने पर सीसी लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें क्या मेंशन है, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 5 ml पर सीसी। सीसी कोई अपना यूनिट नहीं है, बता रहे हैं कि पर सीसी अगर आप एक सिरिंज में मेजर करें तो दैट विल बी इक्वल टू 5 ml। अगर आप एक टीस्पून को कंसीडर करें तो 5 ml। सीसी इज नॉट एनी मेजरिंग यूनिट। अगर आपने इक्विवेलेंसी देखनी है तो आप टीस्पून और एमएल की इक्विवेलेंसी देखोगे, सीसी की कोई इक्विवेलेंसी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कैन आई से समथिंग आमना? यस मैम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है?
मैं सिर्फ इसमें सिर्फ एक एडिशन करना चाह रही हूँ। एक्चुअली हमारे डॉक्टर्स मोस्टली जो पेशेंट की फाइल्स होती है ना, उनमें जो एक यूनिट यूज करते हैं वो सीसी का करते हैं इंस्टेड ऑफ एमएल। तो सीसी और एमएल बोथ आर सेम। सीसी इज यूजुअली प्रोहिबिटेड कि इसको यूज ना किया जाए इंटरनेशनली, बट स्टिल डॉक्टर्स जो है वो सीसी का यूनिट यूज कर रहे होते हैं। लेकिन सीसी की अगर आप बात करेंगे, सीसी 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, 2 cc is equal to 2 ml. Thank you. Thank you so much, ma'am. Is it clear to all? अच्छा, this was also new for me. मुझे भी आइडिया नहीं था कि डॉक्टर इस तरह फाइल्स में लिख रहे होते हैं, तो योर क्वेश्चन वाज वैलिड. ओके, नाउ ये डोजेस क्लियर है सबको, हम किस तरह ऑल्टरनेट्स दे सकते हैं, तो फिर हम आगे मूव करें. ओके, नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाली एंटीबायोटिक है अमोक्सिसिलिन. The majority of antibiotics administered by oral routes come in a syrup form, and classic example is amoxicillin, which has a dose of 30 to 45 mg per kg per day divided in 3 doses. Every 8 hourly अगर कोई डोजिंग है तो वो 3 डोजेस में डिवाइड होती है. अब हम उसी बच्चे के लिए कैलकुलेट करेंगे जो कि 12 kg का बच्चा है. If we put the practical example of the patient from the previous example, हम कैलकुलेट करेंगे 12 into 30, that will be 360 mg per day, और इसको फिर हम 3 डोजेस में डिवाइड करेंगे, that will be 120 mg per dose Q8 hourly. ये क्लियर है सबको? ये डोज क्लियर है? 30 का फैक्टर भी हमने डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल स्टेटस मैक्सिमम 45 है, मिनिमम 30 है. जब आपने डोजेस, अगर आपके पास डॉक्टर्स कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तो आपके पास जो डोजेस आप कैलकुलेट करेंगे तो वो विद इन दिस रेंज फॉल करनी चाहिए, तो दैट मींस कि वो ओके हैं. अदरवाइज अगर इस रेंज में फॉल नहीं करी तो आप मजीद सर्च करें, कोई स्पेसिफिक किसी डिजीज वाइज स्पेसिफिकेशन हो सकती है हायर डोजेस की, और अगर तब भी कोई आपको नहीं मिलता कोई रेफरेंस, तो फिर आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं कि इसकी हायर डोजेस ओवर टाइपिंग की वजह से तो नहीं दे दी गई, या वेट प्रॉपर्ली कंसिडर नहीं किया गया, कोई भी रीजन हो सकता है. तो ये बताना, कैलकुलेट करना सिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको प्रॉपर्ली डोजेस कैलकुलेट करना है, नॉट जस्ट आप डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन को एमएल्स में कन्वर्ट कर दें. आपको ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर ने वो डोज कैलकुलेट किस तरह करी है. ठीक है, नेक्स्ट अब इस 120 mg पर डोज Q8 hourly को सिरप से कैलकुलेट करते हैं कि सिरप से कितने ml होंगे. अब हमारे पास जो अमोक्सिसिलिन अवेलेबल है 125 mg पर 5 ml है, और बिल्कुल इसी तरह अमोक्सिसिलिन फोर्ट अवेलेबल है 250 mg पर 5 ml. इसकी भी डोजेस कैलकुलेट करें. जरूरी नहीं है जो लिखा हुआ है वो सही हो, वो गलत भी लिखा हुआ हो सकता है, इसलिए आई रेकमेंड कि आप सब खुद कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि एमएल्स में क्या डोजेस बनती हैं. कैलकुलेशंस हो रही हैं साथ साथ या नहीं कर रहे हैं आप लोग? अमोक्सिसिलिन 4.8 ml, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब बहुत से लोग एमएल्स में डोजेस बता देते हैं, फ्रीक्वेंसी बताना भूल जाते हैं, तो पेशेंट फिर अपनी मर्जी से दिन में 3-4 दफा ले रहा होता है. तो लाजमी जब भी आप कोई डोज बताएं, एमएल्स विद देयर फ्रीक्वेंसी लाजमी बताइए. Q8 hourly आपको समझ आ रहा है, लेकिन जो पेशेंट है उसको Q8 hourly समझ नहीं आएगा, तो उससे आपने लाजमी बताना है कि दिन में 3 दफा लेना. Q8 hourly क्योंकि एक मेडिकल टर्म है. ठीक है, अब इसमें भी आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ रही है अमोक्सिसिलिन प्लेन की और आपके पास अमोक्सिसिलिन फोर्ट अवेलेबल है, तो आप उसको स्विच आउट कर सकते हैं. अमोक्सिसिलिन फोर्ट को भी अमोक्सिसिलिन से स्विच आउट कर सकते हैं, और या कोई और स्ट्रेंथ में अमोक्सिसिलिन अवेलेबल हो तब भी स्विच आउट करना पॉसिबल है. अब हम नेक्स्ट डोज पे उस पे चलते हैं. अब हमारे पास एंटीबायोटिक अवेलेबल होती है सेप्ट्रान. सेप्ट्रान इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटीबायोटिक्स जिसमें ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्सिजोल अवेलेबल होती है, और इसकी डोजेस थोड़ी सी डिफिकल्ट से लगती है क्योंकि जब हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो उस पर मल्टीपल स्ट्रेंथ्स आपको लिखी हुई नजर आ रही होती हैं. हमारे पास जो डोजेस हैं ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्सिजोल की, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो रेंज है दैट इज 8 till 12 mg per kg per day डिवाइडेड इन 2 डोजेस, Q12 वाली जाती है. और जो हमारे पास सिरप अवेलेबल होता है सेप्ट्रान का, उस पर लिखा हुआ होता है 40 mg per 200 mg per 5 ml.
अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो इसमें ट्राइमेथोप्रिम है और सल्फामिथॉक्सिजोल है उसकी कंसेंट्रेशंस कितनी है। जो हमारे पास 40 mg होता है वो ट्राइमेथोप्रिम की कंसेंट्रेशन है, 200 mg सल्फामिथॉक्सिजोल है पर 5 ml है। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ट्राइमेथोप्रिम। अब हम उसी डोज को कंसिडर करते हैं, जो कि 12 kg का बच्चा है उसके लिए हमें ट्राइमेथोप्रिम की डोजेस कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप सेप्ट्रॉन का सिरप देख रहे हैं, आपने मेजरली फार्मेसीज पे जो लोग काम करते हैं उन्होंने देखा होगा। टोटल डोजेस हम कैलकुलेट करेंगे 12 kg इंटू 8 mg इज इक्वल्स टू 96 mg। अब सिरप से कैसे कैलकुलेट होगी, 96 पर 40 mg मल्टीप्लाई बाय 5 ml इज इक्वल्स टू 12 ml आपके पास आ गया। 12 ml क्योंकि पर डे की डोजिंग है, इसे आपने 2 डोजेस में डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मींस 6 ml एवरी 12 आवर्ली या 6 ml ट्वाइस अ डे। ये कैलकुलेट करना सबको आ गया? चाहे तो आप साथ साथ कैलकुलेट करें, मैं वेट कर रही हूँ। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे अभी भी इंटरप्ट करके आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन एक क्वेश्चन पेपर टाइप की चीज है जिसे आपने सॉल्व करना होगा आगे। मिस रिपीट कर दे, मुश्किल हो रही है। अच्छा चलिए मैं दोबारा से बताती हूँ आपको। हमारे पास सेप्ट्रान का सिरप अवेलेबल होता है जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं, ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामिथॉक्सिजोल। बेसिकली हम इसकी डोजेस को ट्राइमेथोप्रिम से कैलकुलेट करते हैं, सल्फामिथॉक्सिजोल इसके साथ एज एन कंपैटिबल ऐड हुआ हुआ है जो कि इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, लेकिन डोजेस हम ट्राइमेथोप्रिम से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको ट्राइमेथोप्रिम की डोज रेंज का पता हो, दूसरा आपको ये पता हो कि सिरप में ट्राइमेथोप्रिम की कंसेंट्रेशन पर 5 ml कितनी है। हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम की जो डोजेस अवेलेबल रिकमेंडेड डोज है दैट इज 8 mg टिल 12 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड इन 2 डोजेस। ठीक है, अब हमारे पास जो सिरप अवेलेबल है दैट इज 40 mg पर 5 ml। 200 mg को भी हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सल्फामिथॉक्सिजोल की कंसेंट्रेशन है। अब हम आए इस 40 mg को यूज करते हुए, या आप 8 को भी यूज कर सकते हैं, 12 को भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी क्लिनिकल कंडीशन। ठीक है, तो अभी हम 8 mg को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम आएंगे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, total dose is equals to 12 kg into 8 mg is equals to 96 mg। 96 mg डोज कैलकुलेट हो गई ट्राइमेथोप्रिम की। अब आपने कैलकुलेट करना है कि सिरप में उसको 96 mg किस तरह हम इंसर्ट करेंगे। 96 इंटू 40 क्योंकि कंसेंट्रेशन ट्राइमेथोप्रिम की लेनी है, इंटू 5 ml इज इक्वल्स टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 12 ml। अब ये डोजेस हमने, क्योंकि जो डोज पड़ी थी वो पर डे की थी, तो 12 ml डिवाइडेड बाय 2 6 ml Q12 वाली। क्लियर है ये? अच्छा मैम, सिर्फ डायमिथोप्रेम की ही कैलकुलेट करेंगे, बाकी सल्फर वाले का नहीं करेंगे। सल्फामिथॉक्सिजोल, सल्फामिथॉक्सिजोल इसके साथ अटैच है और उसकी भी कंसेंट्रेशन बॉडी में इंसर्ट होगी जब हम ट्राइमेथोप्रिम लेंगे, लेकिन डोजेस हम ट्राइमेथोप्रिम से कैलकुलेट कर लेंगे ताकि वो आसानी से हम इंसर्ट कर सकें। एक्टिव इंग्रेडिएंट सल्फामिथॉक्सिजोल बॉडी के अंदर जाएगा और वो भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जब हम इंसर्ट 5 ml देंगे तो उसमें साथ में सल्फामिथॉक्सिजोल भी जाएगा और वो इसी तरह इसकी कंसेंट्रेशन मैनेज हुई है कि वो भी विद इन दी रेंज ही होगा। ठीक है, ये क्लियर है? Shall we move forward? हाँ जी मैम, यस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हम ड्रॉप्स और सिरप्स को कंपेयर करते हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ड्रॉप्स की डोजेस और सिरप की डोजेस सिमिलर होती हैं या नहीं होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक एंटीबायोटिक है जो कि सेफेड्रॉक्सिल। ब्रोमोक्स का सिरप अवेलेबल होता है हमारे पास फार्मेसीज में, बहुत बच्चों में आराम से यूज हो सकता है। इसकी जो डोजेज होती है दैट इज 15 mg पर केजी पर डोज Q12 वाली। और जो हमारे पास सिरप अवेलेबल होता है उसकी कंसेंट्रेशन ब्रोमैक्स की होती है 100 mg पर ml। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इफ यू कैलकुलेट द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड इन अ चाइल्ड वेइंग 10 kg, तो हम डोजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल डोज इज इक्वल्स टू 10 kg इंटू 15, 150 mg Q12 वाली हो गया। अब 150 mg को जब हम mls में कन्वर्ट करेंगे तो 150 अपॉन 100 पर ml इज इक्वल्स टू 1.5 ml ट्वाइस डेली। ये क्लियर है? फिर इसके कंपैरेटिव इसका सिरप देखते हैं, उसके कितने mls हम इंसर्ट करेंगे बॉडी में। ये डोजेस क्लियर है? वैसे तो ये आपने अपनी थियोरेटिकल उसमें यूनिवर्सिटी लाइफ में भी
की होंगी कैलकुलेशंस वगैरह। यूनिटरी मेथड, प्लेन सिंपल यूनिटरी मेथड है ये। मैम प्लीज रिपीट कीजिएगा। लेकिन सेफेट्रॉक्सिल की जो हमारे पास डोजेस रिक्वायर्ड जो रेंज है उसमें आपके पास अवेलेबल है 15 mg पर केजी पर डोज Q12 आवर्ली, और जो सिरप की कंसेंट्रेशन ड्रॉप्स की कंसेंट्रेशन अवेलेबल इट इज 100 mg पर ml। अब आपने इसके लिए कैलकुलेट करनी है एक बेबी के लिए जिसका वेट है 10 kg, तो आपने 10 × 15 किया 150 mg Q12 आवर्ली, देन आप ड्रॉप्स में कन्वर्ट करेंगे तो 150 अपॉन 100 × 1 ml इज इक्वल्स टू 1.5 ml ट्वाइस डेली। क्लियर है ये? और ड्रॉप्स वाला रिपीट कर दें एक दफा। क्या कंफ्यूजन है इसमें, आप ये मुझे बताएं। स्क्रीन आपको विजिबल है? जी। अच्छा, इसमें आपको क्या कंफ्यूजन है? डोज देखें इसकी, आप पढ़ें इसको क्या लिखा हुआ है। चेक किया आपने, पढ़ा? 100 mg जो है हमारे पास, हम उसको टोटल डोज से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? बेसिकली आपके पास जो ड्रॉप्स अवेलेबल है ना, ड्रॉपर जो अवेलेबल है उसमें 100 mg 1 ml में है। अब आप कितने ml देंगे? ड्रॉपर में भी mls होते हैं, मेंशन होते हैं। जब आपने पेनॉल का भी ड्रॉपर देखा होगा उस पर लिखा हुआ होगा 0.8 ml मार्किंग होती है। इसी तरह इसमें बता रहे हैं कि जो 1 ml है उसमें 100 mg है। अब आपकी डोज 150 mg है तो आप 100 mg से उसको डिवाइड करेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कि टोटल डोज विल बी 1.5 ml। ओके क्लियर है ये? थैंक यू। जी जी। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या जाने कि लेट सपोज आप फार्मेसी में खड़े हैं, आपके पास ड्रोमैक्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रॉप्स का है, लेकिन आपके पास ड्रॉप्स अवेलेबल नहीं है और आपके पास सिरप अवेलेबल है सेफेट्रॉक्सिल का। अब सिरप में आप ये नहीं कहेंगे कि आप 1.5 ml सिरप ले लें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिरप की कंसेंट्रेशन 100 mg पर ml नहीं होती है। अब लेट सपोज इसी से हम सिरप की कैलकुलेशन करते हैं। अब जो हमारे पास सिरप अवेलेबल है ड्यूरेसेफ, दैट इज 125 mg पर 5 ml। इसकी जब हम डोजेस कैलकुलेट करते हैं 10 × 5 150, 150 अपॉन 125 × 5 ml विल बी 6 ml ट्वाइस डेली। ठीक है, अगर आप उसको वही ड्रॉप्स वाली डोजेस बता देते तो वो डोजेस तो बिल्कुल भी एडिक्वेट डोजेस थी नहीं। अगर आप सिरप ले रहे हैं तो आपने 6 ml लेना है, और वही चीज अगर आप ड्रॉप्स ले रहे हैं तो आपने 1.5 ml लेना है, क्योंकि ड्रॉप्स हमेशा कंसंट्रेटेड होते हैं। ड्रॉप्स मेजरली न्यूनेटल या बिल्कुल इन्फेंट्स के लिए बनते हैं, इसलिए वो कंसंट्रेटेड होते हैं क्योंकि उनमें फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। इसके कंपैरेटिवली जो हम सिरप्स बनाते हैं हम थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बनाते हैं ताकि वो उनमें फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, तो हम उन्हें ज्यादा ml दे सकते हैं। लेकिन लेट सपोज हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट हमारे पास सिरप लेने आ रहा है, हमारे पास ड्रॉप्स हैं, तो हम उसको आराम से ड्रॉप्स दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई पेशेंट हमारे पास ड्रॉप्स लेने आ रहा है और बच्चा आपको लगता है कि बहुत फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड है, उसको आप मैक्सिमम ड्रॉप्स ml नहीं दे सकते, फिर आप उसको सिरप ना दें। लेकिन जिसको सिरप देना है उसको आप ड्रॉप्स आराम से दे सकते हैं। आप उसको बता दें आप कम ml यूज कर लें, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंट की माइंड में मैपिंग करनी होगी कि आपने कम ml यूज करने हैं अगर आप ड्रॉप्स ले रहे हैं। क्योंकि मेजरली मैंने भी देखा है वो पेशेंट सवाल पूछ रहे होते हैं, वो तो ड्रॉप्स हैं, वो तो हमें उतने ही ml लेने चाहिए, वो हम 6 ml ही लेंगे। अगर आपने 6 ml ले लिया ये ओवरडोजिंग हो जाएगी, और वो पेशेंट समझते नहीं है। आपने उन्हें देखी हुई चीजें दिखानी पड़ती हैं, देखें इसके पर ml में इतना है और उसके पर ml में इतना है, फिर वो समझते हैं। क्लियर है ये चीज? तो फिर हम आगे मूव करें। कैलकुलेशंस यहीं पर है। इसके बाद अब हम क्रेटिनिन क्लीयरेंस की कैलकुलेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। उसमें डोजेस कैसे एडजस्ट होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं, फिर आंसर्स आप ही लोगों ने बताने हैं, उसके आंसर्स रिटन नहीं है। देख लें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अभी भी इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्रेटिनिन क्लीयरेंस। जैसे हमने डिस्कस किया कि श्वार्ट्ज फॉर्मूला के थ्रू क्रेटिनिन क्लीयरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जब हम क्रेटिनिन क्लीयरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हमें बच्चों में डोजेस भी एडजस्ट करनी होती हैं। लेट्स सपोज अभी हम एक पेशेंट को दे रहे हैं मेरोपेनम, बच्चा है 4 साल का, फॉर अ 4-year-old पेशेंट वेइंग 10 kg विद अ क्रेटिनिन ऑफ 2.4 mg पर DL इन हाइट 98 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एक ऐसे बच्चे के लिए डोज कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि 4 साल का है, उसका वेट 10 kg है, क्रेटिनिन क्लीयरेंस उसकी 2.4 है, सॉरी क्रेटिनिन क्लीयरेंस नहीं, क्रेटिनिन वैल्यू 2.4 है।
अभी आपने क्लियरेंस इसकी कैलकुलेट करनी है और हाइट उसकी 98 सेंटीमीटर है। ठीक है, यूनिट्स भी बहुत ध्यान रखिएगा जब आप क्रेटिनिन क्लियरेंस पुट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस यूनिट में है। ऐसा ना हो कि आप हाइट इंचेस में पुट कर रहे हो और क्रेटिनिन क्लियरेंस किसी और उसमें पुट कर रहे हो, तो आपके आंसर्स विद इन दी रेंज नहीं आएंगे, फिर आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये अप टू डेट का बेसिकली एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि डोजेस एडजस्ट कैसे होती है अगर हम आईवी मेरोपेनम किसी पेशेंट को दे रहे हैं। यूजुअल डोज क्या होती है, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, डोज तीनों में सेम होती है 20 mg पर केजी पर डोज Q8 आवर्ली। ठीक है, नॉर्मली हम दिन में 3 दफा मेरोपेनम बच्चों में देते हैं 20 mg पर केजी पर डोज से। लेकिन वही चीज अगर हमारे पास क्रेटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्रेटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट करेंगे। अभी सिर्फ इस चीज को समझे कि हम डोजेस को एडजस्ट कैसे करते हैं। अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन क्लियरेंस ग्रेटर देन 50 है, उसमें डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली 20 mg पर केजी पर डोज Q8 आवर्ली इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक पेशेंट ऐसा, लेट सपोज इसकी हो सकता है क्रेटिनिन क्लियरेंस कम आए, उसकी क्रेटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू विद इन 50 till 25 रेंज में फॉल करती है। वहां पे क्या हो जाएगा, हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देंगे 20 mg पर केजी पर डोज Q12 वाली। ठीक है, यहाँ पे हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा ओवरऑल बच्चों को डील करते हुए कि बच्चों की डोजेस कभी भी अडल्ट डोजेस से एक्सीड ना करें। अगर लेट सपोज हम डोजेस कैलकुलेट करते हैं बच्चे के वेट से और वो 1000 mg से ज्यादा आती है, तो हमें उसे टॉप अप उसको राउंड ऑफ करके 1000 के विद इन लाना है, क्योंकि अडल्ट डोजेस 1000 mg पर के 1000 mg Q8 आवर्ली। ठीक है, तो हम कभी भी अडल्ट की डोजिंग से चाइल्ड की डोजिंग को एक्सीड नहीं करेंगे। वेट बेस्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि थोड़े से चबी से होते हैं, उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, तो उनको मैक्सिमम हम अडल्ट डोज दे देंगे, अडल्ट डोज से कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को हम कंसिडर करते हैं, अगर उस पेशेंट का क्रेटिनिन क्लियरेंस 25 से भी बिलो हो गया, विद इन 25 till 10 की रेंज में आ गए, वहां पे हम क्या करेंगे 10 mg पर केजी पर डोज Q12 आवर्ली देंगे। यहाँ पे मैक्सिमम डोज 500 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। देन अगर हमारे पास पेशेंट है उसका क्रेटिनिन क्लियरेंस 10 से भी बिलो है, लाइक 7 है, 6 है, 8 है, वहां पे हम क्या करेंगे 10 mg पर केजी पर डोज QD वंस अ डे देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको, ये टेबल क्लियर है। अब ये टेबल डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के लिए डिफरेंट होगा। ये सिर्फ मैंने एक मेरोपेनम की आपको एग्जांपल दी है। अब अगर आप पेप्टाइड्स के लिए जाएंगे, वो पेप्टाइड्स के लिए डिफरेंट है, मेरोपेनम के लिए डिफरेंट है, अमोक्सिसिलिन के लिए डिफरेंट है। जितनी भी रीनली क्लियर ड्रग्स है उनके लिए ये डिफरेंट सेपरेट टेबल बना हुआ है। अब कुछ ड्रग्स है जो कि रीनली क्लियर्ड ही नहीं है, उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे लेंजोलिड है वो हेपेटिकली क्लियर्ड है, वहां पे आपने हेपेटिक एंजाइम्स के साथ उसको चेक आउट करके डोजेस को एडजस्ट करना होता है, लेकिन आपको वहां पे जरूरत नहीं होती क्रेटिनिन क्लियरेंस से कैलकुलेट करने की। इसके लिए आपको पता भी होना चाहिए कि ड्रग एक्सक्रीट आउट किस वे से हो रही है, किस रूट से हो रही है, आइदर हेपेटिक क्लियरेंस है या रीनल क्लियरेंस है। ठीक है, मेरोपेनम का ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इस बच्चे की क्रेटिनिन क्लियरेंस को कैलकुलेट करते हैं थ्रू शॉर्ट्स फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास बच्चे की एज थी 4 ईयर्स का बच्चा था और वेइंग 10 kg, क्रेटिनिन 2.4, हाइट 98 सेंटीमीटर। के वैल्यू हमने चाइल्ड वाली पुट कर दी, चाइल्ड और एडोलेसेंट गर्ल दोनों के लिए 0.55 का यूनिट पुट होगा। क्रेटिनिन की वैल्यू 2.4, हाइट 98, यहाँ पे वेट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों में जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है वो वेट बेस्ड कैलकुलेट नहीं होता, वेट दिया हुआ है डोज को कैलकुलेट करने के लिए। मेरोपेनम की जो डोज है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वेट दिया हुआ है। क्रेटिनिन क्लियरेंस 22 बन गई, 22.4। ठीक है, अब वापस हम इस टेबल में आएंगे। 22 किस कैटेगरी में फॉल करता है? 22 विल बी फॉलिंग इन दिस कैटेगरी जिसमें आपके पास है 10 to 25 ml पर मिनट में 10 mg पर केजी पर डोज Q12 वाली। यहाँ से हम डोजेस कैलकुलेट करेंगे 100 mg Q12 वाली। ये क्लियर है सबको? अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। मेजरली ये हॉस्पिटल्स में जो लोग जाएंगे ना, हॉस्पिटल सेटिंग में ये करना होता है ज्यादातर। आपको कम्युनिटी सेटअप पे तो इस तरह की चीजें कम ही इनकाउंटर करने को मिलती है, लेकिन मिल भी सकती हैं। कभी आपसे कोई एंटीबायोटिक लेने आ रहा है तो वहां पे आप डोजेस चेक कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पे डोजेस मेंशन होती हैं। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हैं वहां पे तो कंप्लीट डाटा होगा, लेबोरेटरी डिटेल्स होंगी, तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। अगर उनको ये सब चीजें आती हैं तो आप डॉक्टर से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर ने फुल डोजेस दी हुई होती हैं और उनका किडनी कॉम्प्रोमाइज होता है, तो आप डिस्कस करके डोजेस को एडजस्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलते हैं।
डिस्कस करें हम इनको और आप लोग इनके आंसर्स मुझे बताइएगा। पेशेंट वेइंग 7 kg, एज 5 years, dose of paracetamol in mg and ml for Calpol and Panadol both। अब कैलपॉल की स्ट्रेंथ क्या होती है ये आप लोग मुझे बताएं, अभी हमने डिस्कस भी किया था। Uh, 120 per 5 ml। यस, और पैराडॉल की स्ट्रेंथ क्या होती है? पैराडॉल की स्ट्रेंथ आपको सर्च करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने पैराडॉल की स्ट्रेंथ नहीं बताई थी, मैंने जो दूसरी एग्जांपल दी थी वो कैलपॉल 6+ की थी। पैराडॉल की स्ट्रेंथ आप अगर सबके पास गूगल चल रहा है, आप सिर्फ पैराडॉल की स्ट्रेंथ कैलकुलेट चेक कर लें कितनी होती है पर ml और उसके बाद डोजेस कैलकुलेट करिए। आई वांट कि एवरीवन इसमें पार्टिसिपेट करें प्लीज, ताकि आपको ये कैलकुलेशन समझ आए, आगे जाके आपने यही काम करना है। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डेटा पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वैल्यूज भी बता दूं। पैनाडोल की डोज आपको पता है 10 till 15 mg per kg per dose Q6 hourly। 70 mg पैनाडोल 0.3 ml। 70 mg पैनाडोल देंगे, सॉरी दोबारा से कहाँ चला गया मैसेज। और बाकी लोग कैलकुलेट करिए। डोज तो 70 mg पैनाडोल की सही कैलकुलेट की है, लेकिन एमएल्स ठीक कैलकुलेट नहीं हुए वे। अनस आपके 4 ml Q6 आर्ली जिन्होंने मेंशन किया, इस पे स्ट्रेंथ मेंशन करें, आइदर ये कैलपॉल की स्ट्रेंथ दी हुई है या पैनाडोल की दी हुई है, क्योंकि कैलपॉल की स्ट्रेंथ होती है 120 mg पर 5 ml एंड पैनाडोल विल बी 160 mg पर 5 ml। 2.8 ml आपने किसकी डोज मेंशन की है? पैनाडोल की। आंसर देना तो कंप्लीट आंसर दें जिसमें आप ये भी मेंशन करें कि कौन सा ब्रांड है, कैलपॉल ब्रांड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और फिर उसकी डोज क्या बन रही है। चलिए मैं खोल देती हूँ, मेरे पास इसका सॉल्व एग्जांपल भी है। मैम कैलपॉल की जब वो डोज जो ml में आ रही है वो 3 समथिंग आ रही है, 2.91 ml। 2.91 ml ऑलमोस्ट 3 ml कंप्लीट आप जो कंसिडर कर सकते हैं। 3 ml क्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी? every 6 hourly। एवरी 6 आवर्ली। आपने कैलकुलेट किया है 10 mg से? यस मैम। ओके, देन पे यूनिटरी मेथड से जो है वो उसके mls कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, ये रिप्लाई आया लाइबा 70 mg 2.1 ml फॉर पैनाडोल। ओके, फ्रीक्वेंसी भी बताइए लाइबा। मैम आई मानूर अब्बास, मैंने आप भी बताया है। ओके मानू, मैं लाइबा का मैसेज रीड कर रही थी। ठीक है ठीक है done। अच्छा guys, just wait for a minute, I'm connecting the charger।
ओके, नाउ ये पैनाडोल वाला जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कैलकुलेट किया, आप सबके सेम आंसर्स आ रहे हैं, ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। डोज इज इक्वल्स टू 60/7 इज इक्वल्स टू 420, 420/5 और 420/6। हम बेसिकली मैंने दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। अगर आप Q6 आवर्ली दे रहे हैं तो आप 10 mg से कैलकुलेट करेंगे, और अगर आप एम आई ऑर्डर यस मैम। ओके, और अगर आप 10 mg से कैलकुलेट कर रहे हैं Q4 आवर्ली दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट करी डोजिंग 105 mg Q6 आवर्ली दे सकते हैं और 70 mg Q4 आवर्ली दे सकते हैं। सिरप की स्ट्रेंथ हमारे पास कैलपॉल अवेलेबल है 120 mg/5 ml। हमने डोजेस कैलकुलेट की 4 ml Q6 आवर्ली और 3 ml Q6 आवर्ली आ जाएगा, ठीक है। ये डोजेस मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाई हुई हैं, 105/5/120 और 70/5/120। और इसी तरह अगर हम पैनाडोल के लिए कैलकुलेट करेंगे 160 mg/5 ml का सिरप अवेलेबल है, जो पिंक वाली बॉटल आपने देखी होगी, उससे डोजेस कैलकुलेट करेंगे तो 3 ml Q6 आवर्ली और 2 ml Q4 आवर्ली बनेगी। क्लियर है सबको? फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा, ये मुजम्मिल जो कह रहे हैं रिपीट कर दें। मुजम्मिल, आप मुझे अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, आपको समझ क्या चीज नहीं आई। जो लोग साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं उन्हें जो चीज समझ नहीं आ रही है अनम्यूट करके पूछ। तो मैंने बाद में ज्वाइन किया दोबारा, तो इसलिए मैंने अच्छा, सुना आपने नहीं है बाद पहले। चले मैं ये प्रॉब्लम दोबारा से सॉल्व आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक पेशेंट है जिसका वेट है 7 kg, एज इज 5 years, और डोज ऑफ पैरासिटामोल हमें कैलकुलेट करनी है इन mls में। एक mg में कैलकुलेट सबसे पहले करेंगे, फिर हम mls में कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास सिरप अवेलेबल है कैलपॉल जो कि है 120 mg/5 ml एंड पैनाडोल जो कि है 160 mg/5 ml, ठीक है। हमने डोजेस कैलकुलेट की, हमारे पास पैनाडोल का रेंज है 10 till 15 mg/kg पर डोज। Q6 आवर्ली अगर हम देंगे तो हम 10 mg से देंगे, Q4 आवर्ली देंगे, Q4 आवर्ली देंगे तो 10 mg से देंगे, और Q6 आवर्ली देंगे तो 15 mg से दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डोजेस हैं ये 60 mg/kg पर डे। हमने डोजेस कैलकुलेट करना स्टार्ट की, 60 × 7 हमारे पास वेट है, 60 हमारे पास डोज है जो पूरे दिन की है। टोटल हमारे पास आ गया 420 mg। अब अगर हमें इसे 4 डोजेस में डिवाइड करना है तो 105 mg एवरी 6 आवर्ली होगी, और उसी डोजेस को अगर हमें 6 डोजेस में डिवाइड करना है तो 420 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे, दैट विल बी 70 mg एवरी 4 आवर्ली। अब हमारे पास mgs में डोजेस अवेलेबल हैं, अब हमें उसको mls में कन्वर्ट करना है। कैलपॉल का जो सिरप है 120 mg/5 ml है, तो हम इसको करेंगे 105 × 5/120 इज इक्वल्स टू 4 ml बन जाएगा। और अगर हमें 70 mg से देना है जो कि हम Q4 आवर्ली देना चाह रहे हैं, तो 70/5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल्स टू 3 ml, ठीक है। 3 ml Q4 आवर्ली जा सकती है, 4 ml Q6 आवर्ली जा सकती है। कैलपॉल प्लेन। वही चीज अगर हम पैनाडोल में आए 160 mg/5 ml है, और उसकी डोजेस हमारे पास बनेंगी 105 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 160, 3 ml बन जाएगी Q6 आवर्ली, एंड 70 × 5/160 2 ml Q4 आवर्ली बन जाएगी। क्लियर है ये? हाँ जी मैम, थैंक यू। ओके, बाकी सबको भी क्लियर है? हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है डोज ऑफ पैनाडोल ड्रॉप्स एंड सिरप इन 2 years ओल्ड बेबी वेइंग 5 kg, ठीक है। अब हमारे पास पैनाडोल, जिस तरह हमने पीछे डोजेस कैलकुलेट की थी, 60 mg पर डे की जो डोज है उसको हमने 6 mg से सॉरी वेट पेशेंट का 6 kg से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने गलती से ऊपर 5 लिख दिया। हमने 60 × 6 करेंगे तो 360 आएगा। लेट मी चेक विद द कैलकुलेटर। 60/6 360, ठीक है। 360 mg आपके पास डोजेस कैलकुलेट हो गई। अब आपने अगर इसको 4 डोजेस में डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाय 4 कर लिया, और अगर 6 डोजेस में डिवाइड करना है तो 6 कर लेंगे। 90 mg Q6 आवर्ली हो जाएगी और 60 mg Q4 आवर्ली हो जाएगी। अब हमारे पास जो पैनाडोल ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? किसी ने देखे हैं ड्रॉप्स? छोटे से ड्रॉप्स होते हैं पिंक कलर के, कि कोई स्ट्रेंथ बताएगा?
आप लोग साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं या बस ये आंसर्स देख रहे हैं और समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, गुड मरियम। 80 mg पर 0.8 ml ड्रॉप्स होते हैं। अब हमारे पास डोज बन गई 60 mg। 90 mg वाली डोज में हमने 1 ड्रॉप क्यू 6 आवर्ली दे दिया, और अगर आप उस ड्रॉपर में चाहें तो आप कम ml भी दे सकते हैं, जरूरी है फुल ड्रॉपर फुल करके दें, तो आप 0.6 ml क्यू 4 आवर्ली भी दे सकते हैं। यही चीज अगर हमें पैराडोल सिरप के थ्रू देनी है, दैट विल बी 160 mg पर 5 ml, तो 90 into 5 upon 160 that will be 2.8 ml Q6 hourly, और 60 into 5 per 160 is equals to 1.8 ml Q4 hourly। ये क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। मैं मैम एक चीज पूछनी है। जी पूछिए। मैम जो आप दफा स्लाइड अगर पीछे करें तो 60 का क्यों यूज किया, 60 मल्टीप्लाई बाय 6? बेसिकली मैंने पर डे की जो पैराडोल की डोजिंग होती है ना 60 mg पर kg पर डे होती है। अदरवाइज आप 15 से 10 से इंडिविजुअल डोजेज कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें आपको एंड में डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वो पर डोज आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी। और 60 से करेंगे तो पर डे पे डिवाइड करनी पड़ेगी। ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है पैरासिटामोल 60 mg पर kg पर डे। ये रेफरेंस है जो कि आप लोग बता भी रहे थे मेडस्केप से, माइक्रोमैटिक्स से, लिंक्डइन से, कहीं से भी, लिंक्डइन सॉरी, अप टू डेट से, सब जगह से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है मेफिनेमिक एसिड। मेफिनेमिक एसिड किस फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास? सिरप फॉर्म, कोई बताएगा? कॉमन डॉलर एंड डॉलर डीएस। ये पेशेंट है हमारे पास 7 kg का, एज 5 इयर्स है। डोज आपने कैलकुलेट करनी है मेफिनेमिक एसिड की इन डॉलर प्लेन एंड डॉलर डीएस। मेफिनेमिक एसिड की डोज होती है 5 till 6 mg पर kg पर डोज Q8 hourly। ठीक है, ये डोजेस आपको मुश्किल से मेफिनेमिक एसिड की मिलती है, आप चाहे तो कहीं लिख भी लें अपने पास, क्योंकि बच्चों में बहुत फ्रीक्वेंटली ये यूज हो रहा होता है। 5 till 6 mg पर kg पर डोज Q8 hourly से देंगे। अब हमारे पास जो डॉलर, पहले तो हम डोज कैलकुलेट कर लेंगे। पेशेंट की एज है, वेट है 7 kg, 7 into 5 हमने मिनिमम रेंज से कैलकुलेट किया है, 35 mg Q8 hourly आ गया। अब सिरप की जो स्ट्रेंथ हमारे पास है, डॉलर प्लेन 50 mg पर 5 ml होता है और डॉलर डीएस 100 mg पर 5 ml होता है। प्लेन के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे 35 into 5 upon 50, that will be 3.5 ml Q8 hourly, और वही चीज डॉलर डीएस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 35 into 5 upon 100, that will be 1.75 ml Q8 hourly। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं एंटीबायोटिक की तरफ, अमोक्सिसिलिन ओरल। अमोक्सिसिलिन की जो डोज हमारे पास है 10 mg पर kg पर डोज Q8 hourly या 30 mg पर kg पर डे। ठीक है, मैक्सिमम 90 तक जाती है इन द केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। हम अभी मिनिमम रेंज से ही कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज आप 90 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कंडीशन, प्रिस्क्रिप्शन के बाद कंडीशन को स्पेसिफाई करना होगा कि पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया ही है या और भी कोई इंडिकेशंस होती है, उसको आप चेकआउट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक पेशेंट है वेइंग 25 kg, was prescribed 5 ml of Augmentin। Augmentin की जो कंसेंट्रेशन होती है that is 156.25 ml 3 times a day। Verify dose is correct or not। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट डॉक्टर ने डोज सही दी है या गलत। जी मानूर बोलिए। मैम ऑगमेंटन में तो क्लेवुलिनिक एसिड भी होता है, तो फिर हम किस तरीके से? हाँ बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस करती हूँ। अब आपने करना क्या होगा कि आपने ऑगमेंटन की बॉटल अगर आपके पास अवेलेबल है, आप उसको घुमा के देखेंगे कि उसमें कंसंट्रेशन क्लैफ की कितनी है और ऑगमेंटन की, अमोक्सिसिलिन की कितनी है। ठीक है, अब जिस तरह हमने ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामिथोक्सिजोल में से ट्राइमेथोप्रिम को कंसिडर करते हुए डोजेस कैलकुलेट की थी, सल्फामिथोक्सिजोल भी बॉडी के अंदर 4 है, लेकिन हम डोजेस जिस तरह ट्राइमेथोप्रिम से कैलकुलेट कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह ऑगमेंटन में हम क्या करेंगे, अमोक्सिसिलिन से डोजेस कैलकुलेट करेंगे, क्लैफ को कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो ऑगमेंटन होती है ना 156.25 mg, उसमें अमोक्सिसिलिन होता है 125 mg, तो डोजेस कैलकुलेशन के वक्त 125 mg पर 5 ml से कैलकुलेट होगी रादर देन 156.25 mg। ठीक है, एंड जो हमारे पास ऑगमेंटन डीएस होता है 1312.5 mg, उसमें हमारे पास अमोक्सिसिलिन होती है 250 mg पर 5 ml। ठीक है, इसकी हम जब डोजेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास डोज बन गई 250 mg Q8 hourly, क्योंकि बच्चे का वेट है 25 kg और हमने डोज ली है 10 mg से।
तो 250 mg Q8 hourly बन रही है और डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है 5 ml ऑफ ऑगमेंटन 156.25। तो ये डोज तो अंडर डोज हो जाएगी क्योंकि बच्चे के पास कितनी इंसर्ट होगी 125 mg बच्चे की बॉडी में जाएगी, जबकि हमें उसको 250 mg Q8 hourly देनी है। तो यहाँ पे आपने करेक्शन करनी होगी कि पेशेंट को ऑगमेंटन प्लेन सिरप नहीं चाहिए, पेशेंट को ऑगमेंटन डबल स्ट्रेंथ वाला चाहिए जिसमें 250 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ मौजूद है। ये क्लियर हुआ आपको? जी मुजम्मिल, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी मैम क्लियर है जी। ठीक है, क्लियर है। बेसिकली डिफरेंसेस किस तरह कैलकुलेट करने हैं, और जब कंपाउंड एंटीबायोटिक अवेलेबल है तो उसमें आपने एक्टिव का क्वांटिटी को पिक करना है और कैलकुलेशन भी एक्टिव की क्वांटिटी से करनी है। ठीक है, मेजरली बहुत सारे सॉफ्टवेयर इतने अपडेटेड होते हैं कि वो आपको ऑटोमेटिकली यूनिटरी मेथड कैलकुलेट करके बता रहे होते हैं। जब आप mg मेंशन करते हैं तो वो mls में खुद ब खुद कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम आती है जब कोई भी कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक होती है। जब आप कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक यूज कर रहे होंगे और अगर आपने ऑगमेंटन पिक की है और आपने mg 250 mg लेट सपोज लिख दिया, तो वो डोजेस 156 से कंप्लीट 156 से कैलकुलेट कर लेगा, जबकि आपने वहां पे मैनुअल कैलकुलेशन करनी होती है क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि एक्टिव एंटीबायोटिक कौन सी है और इन क्लैव इज आल्सो नॉट इनएक्टिव, लेकिन मेजर कैलकुलेशन अमोक्सिसिलिन से हो रही है। ठीक है, तो जो लोग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे आगे जाके और सॉफ्टवेयर में mg से ml की कैलकुलेशन अवेलेबल भी होगी, तो केयरफुली अपने कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स को मैनुअली कैलकुलेट करके mls को अपडेट करना। ठीक है, सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर जाना कि हमने सिस्टम में mg लिख दिया तो mls खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगे, क्योंकि इन सारी कंडीशंस में mls वो कैलकुलेट कर लेता है टोटल एंटीबायोटिक की कंसेंट्रेशन जो कि 156 होगी। ठीक है, ये मेजरली हमने काम किया आखान में, तो वहां पे सिस्टम पिक करता था, लेकिन ऐसी कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स की डोजेस गलत पिक हो जाती थी, जिसकी वजह से अगर आप उसको दोबारा से वेरीफाई नहीं करें तो वो गलत डोजेस पेशेंट यूज भी कर लेता था। वो या तो अंडर डोजिंग हो जाती थी या ज्यादातर अंडर डोजिंग ही हो जाती थी क्योंकि हम क्लैफ को भी एक्टिव कंसिडर कर रहे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लूइड कैलकुलेशन की, जो हमने हॉलिडे सेगल मेथड कैलकुलेट किया था। How much maintenance fluid is required to replace 1.5 kg neonate and 15 kg of pediatric patient? इसको आप लोग कैलकुलेट करें और फिर मुझे आंसर्स बताएं कि ये आंसर्स ठीक है या नहीं। हॉलिडे सेगल मेथड अगर किसी को याद नहीं है तो मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दूं। न्यूनेट 1.5 kg का है, उसकी रेंज थी 130 till 150 ml पर kg, और पेशेंट आपके पास है 1.5 kg का। 130 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 150 से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं एक रेंज बनाने के लिए, जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है रीवा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आई होप सो आपने यहाँ से कॉपी पेस्टिंग नहीं की हुई और सब लोग अपना अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे तो जब आप ऑन फील्ड जाएंगे तो आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी जब आपको कैलकुलेशंस करना नहीं आ रही होगी, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी दफा करते रहेंगे उतनी जल्दी परफेक्शन होगी, सिर्फ सुनते रहेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना ही कुछ समझ आएगा। पीडियाट्रिक पेशेंट जो कि 15 kg का है, आपने वही 1000 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 5, जो आप लोग पूछ रहे थे कि वहां 4 का फैक्टर कैसे आया था, यहाँ पे वही फैक्टर 5 के फॉर्म में अवेलेबल है। 1000 प्लस 250 1250 ml पर डे कैलकुलेट होगा। इसको आप 24 से डिवाइड करके पर आवर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है किसी को? मैम इसमें 22 जो 225 है वो कैसे आ गया भाई? 195 तो समझ आ गई, उसकी मल्टीप्लिकेशन है। 225 अगर हम मैक्सिमम रेंज से कैलकुलेट करते हैं 150 वाली रेंज से, 150 इंटू 1.5 225 डबल रेंज है। आपके पास बेसिकली रेंज गिवन होती है, तो आप मैंने आंसर में रेंज ही मेंशन की है, 195 टिल 225 ml पर डे। मैम ये थोड़ा पेडियाट्रिक का बताएं, ये कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा देखिए, पीडियाट्रिक में आपके पास हमने हॉलिडे सेगर मेथड पढ़ा था, जब पेशेंट का वेट 10 टिल 20 की रेंज में फॉल करता है तो हम कैलकुलेट ऐसे करते हैं 1000 प्लस 50 इंटू पर एवरी केजी ग्रेटर देन 10 kg। तो यहाँ पे 10 से ज्यादा कितना है 15, तो 5 kg ज्यादा है तो हमने 50 इंटू 5 कर लिया।
1000 प्लस 250 इज इक्वल टू 1250। यही चीज अगर 17 kg होती तो हम 50 इंटू 7 करते, और यही चीज अगर 25 होती तो फिर 1500 होता, जो हमने हॉलीडे सेगर मेथड में लिखा हुआ था, 1500 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय फिर जितने भी ml ज्यादा हैं। 25 है तो 5 का फैक्टर लगता। क्लियर है ये चीज? ठीक है, रीवा को क्लियर है? और किसी को कोई कंफ्यूजन है या हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें? एक क्रेटिनिन क्लियरेंस से रिलेटेड स्लाइड क्वेश्चन है जो कि अभी हमने मेरोपेनम का डिस्कस किया था। अगर ये समझ आ गया तो फिर हम उस पर मूव करते हैं। वो लास्ट है आपकी स्लाइड। ठीक है, नाउ आपने क्रेटिनिन क्लियरेंस कैलकुलेट करनी है एक पेशेंट की जिसमें 2 साल का बच्चा है। पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल है 3.2 mg पर DL, वेट 2.5 kg है, हाइट 80 सेंटीमीटर है, और आपने बताना है कि पेशेंट की रीनली एडजस्टेड मेरोपेनम की डोज क्या होगी। क्रेटिनिन क्लियरेंस श्वार्ट्ज फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, K इंटू HT अपॉन सीरम क्रेटिनिन वैल्यू। पेशेंट हमारे पास 2 इयर्स का है, और 2 इयर्स का पेशेंट है तो इसमें हमारे पास K फैक्टर 0.55 लगेगा, इंटू हाइट 80 है, अपॉन क्रेटिनिन वैल्यू 3.2, क्रेटिनिन क्लियरेंस बन गया 13। मेरोपेनम के किसी को डोजेस याद है? 10 से 20 ml में जो हमारे पास रेंज फॉल करती थी उसका था 10 mg पर kg पर डोज Q12 आवर्ली। ठीक है, तो हमने डोज कैलकुलेट करी 10 इंटू 2.5, 25 mg Q12 आवर्ली। क्लियर है ये सबको? जी। क्रेटिनिन क्लियरेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये भी क्लियर है, और मेरोपेनम की डोजेस को किस तरह इसमें एडजस्ट करना है ये भी क्लियर है। ठीक है, प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमारी एंड हो जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो वो भी आप पूछ सकते हैं। के की वैल्यू शाजमीन अमजद आप पूछें। के की वैल्यू मैंने आपको दिखाई थी, आपके पास के की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, इन्फेंट के लिए, चाइल्ड के लिए, अडोलेसेंट के लिए, टर्म बेबी के लिए वैल्यूज गिवन थी, वहां से आपने पिक करनी होती है। ये वैल्यू आपने खुद नहीं लगानी होती, बेसिकली चार्ट गिवन है, आपने आई गेस उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। मिस आप वो चार्ट दिखा दें एक बार। मैं वो चार्ट आपके साथ ग्रुप पे शेयर करवा दूंगी यशवा के थ्रू, वेट ओके मिस। कंसीडर किया ताकि वो आपके पास सेव रहे। अभी मैं दिखा भी दूंगी तो ऑब्वियसली वो आप वापस स्किप हो जाएगा। मैं उसका स्क्रीनशॉट यशवा से कह दूंगी, वो आपसे शेयर कर देंगी। मैम इसमें और जो 2.5 है वो वेट कंसीडर किया हुआ है। 2.5 वेट कंसिडर किया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 2.5। 10 mg मेरोपेनम का डोज लिया है, 2.5 पेशेंट का वेट लिया है, और 10 mg पर kg Q12 वाली कैसा आया, जो हमने मेरोपेनम की रेंज देखी थी उस रेंज से हमने वो पिक किया, क्योंकि ये 13 की क्लियरेंस बन रही है, उससे एडजस्ट किए। थैंक यू मैम। और कोई किसी को इशू है? आई होप सो सबको कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से आ गई हैं कैलकुलेट करना। आप कैलकुलेशन किसी भी तरह की हो, इन सिरप्स के अलावा भी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं स्लाइड्स यशवा से कह दूंगी, शी विल शेयर विद यू, ताकि आपको ये चीजें आगे भी सॉल्व करने में आसानी हो। और किसी भी चीज में किसी को कोई क्लैरिफिकेशन की मजीद नीड है, अदरवाइज फिर हम इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कोई कुछ कह रहा है? सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं है मुजम्मिल, दोबारा से मुझे रिपीट कर मैम देंगे मैं ये क्वेश्चन? कह रहा हूँ कि आप कोई बुक हमें रिकमेंड कर देना जो मतलब डोज कैलकुलेशन के रिलेटेड हो, चाहे पेडियाट्रिक की हो या वो क्रिएटिनिन क्लियरेंस की हो, मतलब डोज के रिलेटेड हो स्पेशली। तो देखिए, डोजेस कैलकुलेशन तो यूनिटरी मेथड से करना है, वो आप खुद ही करेंगे, और बाकी आपको पता होना चाहिए कि डोजेस होती कितनी है। ये आप डिफरेंट रेफरेंसेस से चेक कर सकते हैं, जैसे मेड्सकेप पे आपको मिल जाएगा कितनी डोज है, अप टू डेट पे मिल जाएगी, माइक्रोमेडिक्स पे मिल जाएंगी।
डोजेस कितनी देनी है वो आप वहां से पिक करेंगे। डोजेस कैलकुलेट कैसे करनी है, यूनिटरी मेथड ये मैंने आपको अभी सिखाया है, और बस आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और बाकी जो सिरप्स की स्ट्रेंथ है वो आपके पास अवेलेबल कमर्शियल प्रोडक्ट्स से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी ऐसी कंबाइंड बुक नहीं होगी जिसमें सब चीजें एक साथ मेंशन हो। ये तो आपने यूनिटरी मेथड से खुद कैलकुलेट करना है। थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम, इट्स प्लेजर मीटिंग यू ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज।